नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल एनलाइटन लर्न बियॉन्ड एग्जाम पे। जैसा कि मैंने पहले बताया था कि कस्टम्स जीएसटी में हम खुद हैं, काम कर रहे हैं, तो इसके अनुभव भी शेयर किए जाएंगे। तो चलिए आज जीएसटी का पहला अध्याय शुरू करते हैं। सबसे पहले पहले अध्याय में हम जानने की कोशिश करेंगे कि कास्केडिंग टैक्सेस क्या था, उसकी क्या कहानी थी और भारत को जीएसटी की जरूरत क्यों पड़ी। चलिए एक साधारण बिस्किट की यात्रा से शुरू करते हैं। तो एक ऐसी कहानी जो आपको समझाएगी कि भारत को जीएसटी की जरूरत क्यों पड़ी और 1 जुलाई 2017 भारत की अर्थव्यवस्था के लिए इतना महत्वपूर्ण दिन क्यों बन गया। हमारी कहानी के पात्र 4 होंगे। पहला, राज, जिनका गुजरात में बिस्किट फैक्ट्री है, वो मालिक है। दूसरा, शमशाद, ये मुंबई में उस बिस्किट के होलसेलर है, थोक में बेचते हैं। आदित्य पुणे में एक किराना दुकान का मालिक है और कविता एक गृहिणी और अंतिम उपभोक्ता है, यानी कि फाइनल कंज्यूमर। तो 4 सामान्य लोग, एक साधारण उत्पाद बिस्किट का पैकेट। पर इस बिस्किट की यात्रा राज की फैक्ट्री से लेकर कविता की रसोई तक आपको दिखाएगी कि पुराने जमाने में टैक्सेस का कितना जटिल जाल था। पहला दृश्य, राज की फैक्ट्री में मैन्युफैक्चरिंग स्टेज। साल 2016 की एक सोमवार की सुबह है, जीएसटी से पहले का समय। राज गुजरात में छोटी सी बिस्किट फैक्ट्री चलाते हैं। आज उन्हें बड़ा ऑर्डर मिला है। देखते हैं क्या होता है। राज का प्रोडक्शन कॉस्ट। राज को बिस्किट बनाने के लिए रॉ मटेरियल चाहिए, जो कि है आटा 50,000 रुपया का, चीनी 20,000 रुपया का, पैकेजिंग मटेरियल चाहिए 10,000 रुपया का और बाकी इंग्रेडिएंट्स में 10,000 रुपया। तो कुल मिलाकर 90,000 उसका रॉ मटेरियल का कॉस्ट हुआ। पर रुकिए, जब राज ने ये सब सामान खरीदा तो सप्लायर्स ने उससे वैट यानी वैल्यू एडेड टैक्स भी चार्ज किया। लोकल परचेस पर 5% और दूसरे स्टेट से खरीदने पर सेंट्रल सेल्स टैक्स कलेक्ट होता था। तो वैट जो राज ने दिया 4500 रुपया, 90,000 का 5%। राज का कुल खर्च अब हो गया 94,500। बिस्किट बन गए। अब आया एक्साइज ड्यूटी। राज ने 1,50,000 की वैल्यू के बिस्किट्स बना लिए। फैक्ट्री गेट प्राइस इसको कहते हैं। अब सेंट्रल गवर्नमेंट बोली, आपने गुड्स मैन्युफैक्चर किए हैं तो सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी देना होगा। सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी था 12.5% मान लीजिए। तो ये हो गया आपका 18,750 रुपया। यहाँ पहली समस्या शुरू होता है। राज ने ऑलरेडी 4,500 वैट रॉ मटेरियल पर दिया था। क्या वो ये 4,500 एडजस्ट कर सकता है? 18,750 एक्साइज ड्यूटी के अगेंस्ट? उत्तर है कि नहीं। क्यों? क्योंकि वैट था स्टेट का टैक्स और एक्साइज था सेंट्रल का टैक्स। दोनों एक दूसरे से बात ही नहीं करते थे। इसे कहते हैं कास्केडिंग इफेक्ट या टैक्स पर टैक्स। आइए कास्केडिंग इफेक्ट क्या है समझते हैं। जब आप एक ऐसी वैल्यू पर टैक्स देते हैं जिसमें ऑलरेडी टैक्स ऐड हो चुका है, तो आप टैक्स पर टैक्स दे रहे हैं। ये बिल्कुल वैसे है जैसे इंटरेस्ट पर इंटरेस्ट बोर्ड बचता ही जाता है, बढ़ता ही जाता है कंपाउंड इंटरेस्ट में। तो आइए अब देखते हैं। तो राज का टोटल कॉस्ट हो गया रॉ मटेरियल्स पे 94,500,
वैट इंक्लूडेड है, एक्साइज ड्यूटी 18,750 और होलसेलर को बेचने की प्राइस अब हो जाएगी 1,68,750। राज परेशान है पर क्या कर सकता है, वो बिस्कुट मुंबई में शमशाद को भेज देता है। दूसरा दृश्य शमशाद की दुकान पर यानी होलसेलर स्टेज। बिस्किट मुंबई पहुंच गए। शमशाद जो होलसेलर है उन्हें रिसीव करता है। उसने राज को 1,68,750 रुपये दे दिए, पर शमशाद को भी तो प्रॉफिट चाहिए ना। वो 10% मार्जिन ऐड करता है, तो शमशाद की सेलिंग प्राइस टैक्स से पहले 1,85,625 हो जाती है। 10% जोड़ेंगे 16,875 रुपया, तो ये अमाउंट आ जाएगा 1,85,625। अब क्योंकि शमशाद महाराष्ट्र के अंडर रिटेलर्स को बेच रहा है, तो स्टेट गवर्नमेंट बोली कि वैट लगाना होगा, यानी वैल्यू एडेड टैक्स। तो महाराष्ट्र वैट लगाती है 5% के हिसाब से, जो पड़ा 9,281 रुपया अप्रोक्स। रिटेलर को कुल बिल पड़ा तब 1,94,906 रुपया। अब शमशाद की दुविधा। शमशाद सोचता है कि अरे, जो 1,68,750 मैंने राज को दिए, उसमें ऑलरेडी 18,750 का एक्साइज ड्यूटी था, क्या मुझे उसका क्रेडिट मिल सकता है? जवाब था थोड़ा सा, पर पूरा नहीं। पुराने सिस्टम में सेनवेट क्रेडिट यानी सेंट्रल वैल्यू एडेड टैक्स क्रेडिट था, पर वो बहुत कॉम्प्लिकेटेड था, रिस्ट्रिक्शंस थी, और सबसे इम्पोर्टेंट, आप सेंट्रल एक्साइज का क्रेडिट स्टेट वैट के अगेंस्ट नहीं ले सकते थे। मतलब इफेक्टिवली शमशाद एक ऐसी वैल्यू पर वैट दे रहा है जिसमें ऑलरेडी एक्साइज ड्यूटी ऐड है। फिर से टैक्स पर टैक्स यानी कैस्केडिंग इफेक्ट यहाँ आ गया। तीसरा दृश्य आदित्य की किराना शॉप पर रिटेल स्टेज। आदित्य पुणे में छोटी सी किराना दुकान चलाता है। उसने शमशाद से 1,94,906 रुपया में बिस्किट खरीदे और कस्टमर्स को 15% प्रॉफिट के साथ बेचना चाहता है। आदित्य की सेलिंग प्राइस टैक्स से पहले 2,24,142 रुपये हो गए। महाराष्ट्र में रिटेलर होने के नाते आदित्य को भी वैट लगाना पड़ता है। वैट है 5% के हिसाब से, जो कि 2,24,142 रुपये पे निकालेंगे तो 11,207 के करीब हुआ। तो फाइनल प्राइस जिस पर आदित्य बिस्किट रखता है वो हुआ 2,35,349 रुपये। अब आदित्य की परेशानी। आदित्य कुछ वैट क्रेडिट ले सकता था जो उसने शमशाद को दिया था, पर सिस्टम इतना टेढ़ा था कि समझ नहीं आता था। हर स्टेट का अलग वैट रेट, फॉर्म्स, डिक्लेरेशंस और न जाने क्या क्या पेपर वर्क थे। प्लस अगर आदित्य ने गुजरात से दूसरे स्टेट से खरीदा होता तो उसको सेंट्रल सेल टैक्स देना पड़ता, जिसका कोई क्रेडिट ही नहीं मिलता था। तो आदित्य जैसे छोटे रिटेलर्स या तो कॉस्ट खुद खाते थे या फिर कस्टमर्स पर डाल देते थे। चौथा दृश्य कविता बिस्किट खरीदती है। आखिरकार शनिवार को कविता आदित्य की दुकान में आती है अपने बच्चों के लिए बिस्किट खरीदने। वो 2,35,349 यानी कि पूरा लॉट की प्राइस वाला पैकेट उठाती है और पैसा देती है। कविता को नहीं पता कि ये बिस्किट कितना सफर करके आए हैं। उन्हें नहीं पता कि राज ने 4,500 वैट दिया, एक्साइज के अगेंस्ट एडजस्ट नहीं हुआ, लेकिन राज ने 18,750 रुपये एक्साइज ड्यूटी दिया, संसाद ने 9,281 वैट दिया, ऐसी वैल्यू पर जिसमें एक्साइज इंक्लूडेड था।
आदित्य ने 11,207 वैट दिया ऐसी वैल्यू पर जिसमें पिछले सारे टैक्सेस इंक्लूडेड थे। तो चलिए कुल टैक्स का बोझ कैलकुलेट करते हैं। मैन्युफैक्चरिंग यानी राज के पास वैट 4500 प्लस 18,750 का एक्साइज ड्यूटी, तो टोटल हुआ 30,250। होलसेल यानी शमशाद के पास वो वैट दिया 9,281, तो उसमें ऐड कर लेंगे एक्साइज सहित प्राइस 32,531। फिर रिटेल में यानी आदित्य के पास वो वैट दिया 11,207 सारे पिछले टैक्सेस सहित, तो जो हो गए 43,738। यानी ओरिजिनल प्रोडक्शन कॉस्ट 90,000 से फाइनल प्राइस 2,35,349 हो गई, जिसमें से 43,738 विभिन्न टैक्सेस हैं, जिसमें बहुत सा टैक्स पर टैक्स था। बड़ी हुई तस्वीर क्या गलत था? कविता के बिस्किट महंगे हो गए सिर्फ लेजिटिमेट टैक्सेस की वजह से नहीं, बल्कि कास्केडिंग इफेक्ट की वजह से। हर बार जब टैक्स दिया गया, अगले व्यक्ति को उस टैक्स पर भी टैक्स देना पड़ा। जीएसटी से पहले के युग की समस्याएं। एक बात यहाँ पे मैं बोलना चाहूंगा कि अब ऐसा नहीं है कि इतने लेयर में टैक्स नहीं कलेक्ट होता है। टैक्स तो इतने लेयर में ही होगा कलेक्ट। जैसे ये मैन्युफैक्चरर भी कलेक्ट करेगा, होलसेलर भी कलेक्ट करेगा, रिटेलर भी कलेक्ट करेगा। टैक्स तो सब कलेक्ट करेंगे जैसे पहले करते थे, लेकिन अब उनको एडजस्ट करने की सिस्टम जो आईटीसी में हम लोग पढ़ेंगे अच्छा से बनाया गया है। इसीलिए जीएसटी पुराने वाले सिस्टम से अच्छा है। पॉलिटिशियंस लोग इसकी मजाक उड़ाते हैं गब्बर सिंह टैक्स बोल के। ये ऐसी बात नहीं है, क्योंकि पुरानी वाली सिस्टम में टैक्स इतना ज़्यादा कास्केडिंग इफेक्ट फैल गया था और राज्यों के बीच में इतना ज़्यादा डिफरेंस था वैट में कि जो बहुत जरूरी था एक नए प्रकार के टैक्स लाने की, जो जीएसटी से के अलावा दूसरा कोई नहीं हो सकता था। हाँ, जीएसटी चूंकि नया है, धीरे धीरे अपना लेवल लाएगा, चीजें सारी ठीक होंगी, हो भी रही है। अब तो 8वां साल है, बहुत सारी चीजें बदल गई हैं, बहुत सारी चीजें आसान हो गई है टैक्स पेयर्स के लिए। तो चलिए फिर से आते हैं हम अपने अध्याय पे। बड़ी तस्वीर क्या गलत था, ऊपर जो हम लोग देखे आज के बिजनेस में, उसमें क्या गलत था। तो जीएसटी से पहले के युग की समस्याएं। पहला समस्या तो था कि बहुत सारे टैक्सेस थे। सेंट्रल लेवल पे था सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी, जो कि मैन्युफैक्चरिंग पे लगता था। सर्विस टैक्स सर्विसेज पे, एडिशनल एक्साइज ड्यूटीज, कस्टम्स ड्यूटी इंपोर्ट्स पे, सेंट्रल सेल्स टैक्स इंटर स्टेट सेल्स पर, स्टेट लेवल पर वैट या सेल्स टैक्स गुड्स की सेल पर, एंट्री टैक्स या ऑक्ट्रोई जब गुड्स शहर में इंटर करे, इंटरटेनमेंट टैक्स, लग्जरी टैक्स, बेटिंग और गैम्बलिंग टैक्स, स्टेट सेसेस और सरचार्जेस। हर टैक्स के अपने फॉर्म्स और रिटर्न्स होते थे, रजिस्ट्रेशन की ज़रूरतें होती थी, ड्यू डेट्स होते थे, रेट्स होते थे, रूल्स और इंटरप्रिटेशंस होते थे। एक बिजनेस जो कई स्टेट्स में काम करती थी, उसे कई रजिस्ट्रेशंस, कई रिटर्न्स और कई टैक्स अथॉरिटीज से निपटना पड़ता था। क्रेडिट का सही फ्लो नहीं था, ये सबसे बड़ी समस्या थी। देखिए क्या क्या एडजस्ट नहीं हो सकता था उस समय। सेंट्रल टैक्स क्रेडिट, ये स्टेट टैक्स के लिए यूज नहीं हो सकता था। स्टेट टैक्स क्रेडिट सेंट्रल टैक्स के लिए यूज नहीं हो सकता था। गुड्स पर टैक्स सर्विसेज पे टैक्स के लिए यूज नहीं हो सकता था। सर्विसेज पे टैक्स
गुड्स पर टैक्स के लिए यूज नहीं हो सकता था। सीएसटी दिया गया तो कोई क्रेडिट ही नहीं मिलता था। इमेजिन कीजिए कि आपके पास 3 अलग बैंक अकाउंट्स में पैसा है, पर आप सिर्फ स्पेसिफिक अकाउंट्स से ही बिल पे कर सकते हैं। फ्रस्ट्रेटिंग है ना? वही था प्री जीएसटी टैक्स क्रेडिट सिस्टम। टैक्स पर टैक्स कास्केडिंग का डरावना सपना। चलिए फिर से अपनी बिस्किट एग्जाम्पल को देखते हैं सिंप्लीफाइड कैलकुलेशन के साथ। जैसे मैन्युफैक्चरिंग में मान लीजिए कि वैल्यू है 100, तो एक्साइज 12% के हिसाब से टोटल 112 हुआ। होलसेल खरीदी 112 में मार्जिन 20 रुपया जोड़ा तो वैल्यू 132 हुआ। तो इस पे वेट 5% ₹6.60 132 पर कैलकुलेट, जिसमें वो 12 एक्साइज इंक्लूडेड है। तो टोटल अब बनते हैं ₹138.60। स्टेज 3 रिटेल प्राइस उसने खरीदी ₹138.60 में, मार्जिन जोड़ा 20 रुपये का तो वैल्यू हो गया ₹158.60। अब वैट 5% के हिसाब से उस पर लगेगा ₹7.93 का। 158.60 पर कैलकुलेट होगा, जिसमें एक्साइज प्लस पिछला वैट इंक्लूडेड है। तो फाइनल प्राइस बना ₹166.53। कास्केडिंग देखा, हर वैट ऐसी बेस पे कैलकुलेट हो रहा है जिसमें पहले के टैक्सेस ऑलरेडी इंक्लूडेड है। चौथा देखेंगे रीजन, इंटर स्टेट व्यापार में बाधाएं। जब गुजरात का राज महाराष्ट्र के शमशाद को बेचता था तो वो सीएसटी यानी सेंट्रल सेल्स टैक्स 2% चार्ज करता था। इस सीएसटी का शमशाद को 0 क्रेडिट मिलता था, तो बिजनेस प्रीफर करते थे कि स्टेट्स के पार व्यापार न करें। अलग अलग स्टेट्स में अलग अलग यूनिट्स बनाना महंगा होता था। कॉम्प्लेक्स डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क्स होते थे। इंडिया एक देश पर टैक्स बैरियर्स ने इनविजिबल बॉर्डर्स बना दिए थे। पांचवा, कंप्लायंस का दुःस्वप्न। एक नेशनली काम करने वाली बिजनेस के लिए 29 से 35 अलग अलग वैट रजिस्ट्रेशंस, हर स्टेट प्लस यूटी के लिए, कई एक्साइज रजिस्ट्रेशंस, फैक्ट्री वाइज सर्विस टैक्स रजिस्ट्रेशन अगर सर्विस प्रोवाइड करते हैं, अलग अलग फॉर्म्स, अलग ड्यू डेट्स, अलग पोर्टल्स। राज जो सिर्फ अच्छे बिस्किट्स बनाना चाहता था, टैक्सेस मैनेज करने में ज्यादा समय बिताता था, प्रोडक्ट इम्प्रूव करने की जगह। छठा कारण, क्लासिफिकेशन के झगड़े। पिज्जा यानी कि फूड, ये गुड्स है या सर्विस? जीएसटी से पहले ये मायने रखता था, क्योंकि अगर फूड गुड्स है तो वैट लगेगा, अगर सर्विस है तो सर्विस टैक्स लगेगा। इन सब चीजों को लेकर के अनगिनत कोर्ट में मुकदमे चलते थे। अब नया मोड़ आया इस यात्रा का, जो है जीएसटी का प्रवेश। तो बिजनेस को स्ट्रगल करते और प्राइसेस कास्केड टैक्सेज से इन्फ्लेट होते देख भारत सरकार ने सोचा, क्या हो अगर कई टैक्सेस की जगह एक ही टैक्स हो? क्या हो अगर सेंट्रल और स्टेट टैक्सेस कंबाइन हो जाए? क्रेडिट सीमलेसली गुड्स और सर्विसेज पर फ्लो करे, इंटर स्टेट व्यापार की बैरियर्स हट जाएं, एक रजिस्ट्रेशन पूरा इंडिया में काम करे, टैक्स पर टैक्स एलिमिनेट हो जाए। ये सपना बन गया जीएसटी यानी गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। जीएसटी क्या है? जीएसटी का मतलब है गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। यह एक सिंगल यूनिफाइड टैक्स
गुड्स और सर्विसेज की सप्लाई पर मैन्युफैक्चरर से लेकर कंज्यूमर तक। हमारी बिस्किट की कहानी जीएसटी के साथ कैसे बदलती है, देखा जाए। चलिए फास्ट फॉरवर्ड करते हैं। 1 जुलाई 2017 के बाद जब जीएसटी इम्प्लीमेंट हुआ, जीएसटी के अंतर्गत स्टेज 1 राज्य मैन्युफैक्चरर लेवल पे रॉ मटेरियल्स खरीदे 90,000 के, प्लस जीएसटी 10,800, मान लो 12%, टोटल दिया 1,08,000 रुपया। 1.5 लाख के बिस्किट्स मैन्युफैक्चर किए तो जीएसटी @12%, जो कि होता है 18,000 रुपया। पर यहाँ जादू है, राज्य क्लेम कर सकता है वो 10,800 जीएसटी का क्रेडिट जो उसने रॉ मटेरियल्स पे दिया था। तो नेट जीएसटी जो राज्य देगा 18,000 माइनस 10,800, वो देगा सिर्फ 7,200 रुपया। स्टेज 2 शमशाद यानी होलसेलर, राज्य से खरीदा 1,50,000 प्लस जीएसटी 18,000 यानी 1,68,000 में, बेचा 1,85,625 प्लस जीएसटी 22,275, 2,07,900 रुपया में। तो उसका इनपुट टैक्स क्रेडिट यानी आईटीसी 18,000 हुआ, राज्य को जो जीएसटी दिया था। नेट जीएसटी जो शमशाद देगा वो होगा 22,275 माइनस 18,000, सिर्फ 4,275 रुपये। देखिए ये जो आईटीसी का सिस्टम लाया है सरकार, ये क्या कहते हैं, गहना है जीएसटी का, समझिए कि गहना है। वो यही जीएसटी को बहुत सुंदर बनाता है। कैस्केडिंग इफेक्ट का कहीं जगह ही नहीं बन पाता है। अब आ जाइए स्टेज 3 पर, यानी आदित्य के पास, जो कि रिटेलर है। शमशाद से वो खरीदता है गुड्स 1,85,625, तो सेल प्राइस था प्लस जीएसटी 22,275 यानी 2,07,900 में। बेचा कितना में, अपना मार्जिन जोड़ा, उसके बाद 2,24,142 हुए, उस पर जीएसटी दिया 26,897 का, तो टोटल 2,51,039 रुपया में बेचा। इनपुट टैक्स क्रेडिट 22,750 जो कि शमशाद को दिया था। तो नेट जीएसटी जो आदित्य देगा वो क्या होगा, 26,897 माइनस 22,750, सिर्फ 4,622 रुपये। तो कुल जीएसटी इकट्ठा कितना हुआ ये देखिए, 7,200 प्लस 4,275 प्लस 4,622, टोटल जीएसटी इकट्ठा हुआ 16,097 रुपया। तो जीएसटी से पहले तुलना करिए, 43,738 टैक्सेस में कास्केडिंग के साथ बचत कितनी हो गई, 43,738 माइनस 16,097, तो 27,641 रुपये टैक्स की बचत हुई। और सरकार ने अपने टैक्स भी ले लिए जिनको जहां लेना था। तो जीएसटी का जादू है आईटीसी यानी इनपुट टैक्स क्रेडिट। जीएसटी का सीक्रेट सॉस बोलता है लोग ना कि सॉस खाने के आइटम का सीक्रेट सॉस क्या है, तो जीएसटी का सीक्रेट सॉस है इनपुट टैक्स क्रेडिट। इसका मतलब है कि जो भी जीएसटी आपने खरीदते समय दिया उसे आप एडजस्ट कर सकते हैं उस जीएसटी से जो आप बेचते समय कलेक्ट करते हैं यानी आउटपुट। फिर से, जो भी जीएसटी आपने खरीदते समय यानी इनपुट के टाइम पे दिया उसे आप एडजस्ट कर सकते हैं उस जीएसटी से जो आप बेचते समय कलेक्ट करते हैं यानी आउटपुट से। फॉर्मूला, नेट जीएसटी देना है, ये कैसे पता लगेगा, तो आउटपुट जीएसटी यानी सेल्स पे माइनस इनपुट टैक्स क्रेडिट परचेजेस पे। ये इंश्योर करता है
ये इंश्योर करता है कि टैक्स पर टैक्स नहीं ना लगे। टैक्स सिर्फ हर स्टेज पे वैल्यू एडिशन पे लगता है। फाइनल कंज्यूमर सिर्फ फाइनल जीएसटी रेट बेयर करता है, एक्यूमुलेटेड टैक्सेस नहीं। विजन, तो इस जीएसटी का विजन एक राष्ट्र एक कर एक बाजार है। 30 जून की आधी रात से 1 जुलाई 2017 की सुबह संसद के सेंट्रल हॉल में इंडिया ने जीएसटी लॉन्च किया। आजादी का आजादी के बाद का सबसे बड़ा बदल बड़ा बड़ा के बाद छोड़ती उठ गए हैं। आजादी के बाद के सबसे बड़ा बदलाव टैक्सेशन में, टैक्स के फील्ड में सबसे बड़ा बदलाव। जीएसटी ने कुछ वादे किए, क्या वादा किया? तो एक कि कई टैक्सेस का विलय हो गया, यानी कि सब सम्पशन हो गया, जो भी उच्चारण हो। सेंट्रल टैक्सेस जो समाहित हुए हैं वो थे सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी, सर्विस टैक्स, एडिशनल कस्टम्स ड्यूटी, स्पेशल एडिशनल ड्यूटी, सरचार्जेज एंड सेसेस। स्टेट टैक्सेस जो समाहित हुए, वैट, सेल टैक्स, इंटरटेनमेंट टैक्स, लग्जरी टैक्स, एंट्री टैक्स और ऑक्ट्रोई, परचेस टैक्स, स्टेट सेसेज और सरचार्जेज सब रिप्लेस हो गए एक जीएसटी से। दूसरा इसका वादा था सहकारी संघवाद, यानी कोऑपरेटिव फेडरलिज्म की। तो जीएसटी एक ड्यूअल टैक्स है। सीजीएसटी सेंट्रल जीएसटी यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट कलेक्ट करती है। एसजीएसटी स्टेट जीएसटी यानी स्टेट गवर्नमेंट कलेक्ट करती है। आईजीएसटी इंटीग्रेटेड जीएसटी इंटर स्टेट ट्रांजेक्शन्स के लिए। सेंटर और स्टेट्स दोनों जीएसटी काउंसिल के माध्यम से काम करते हैं। सिमलेस आईटीसी चेंज जीएसटी के अंतर्गत सीजीएसटी क्रेडिट सीजीएसटी और आईजीएसटी के लिए यूज हो सकता है। एसजीएसटी क्रेडिट एसजीएसटी और आईजीएसटी के लिए यूज हो सकता है। आईजीएसटी क्रेडिट आईजीएसटी सीजीएसटी फिर एसजीएसटी के लिए यूज हो सकता है। क्रेडिट गुड्स और सर्विसेज दोनों पर फ्लो करता है। अब कोई ब्लॉक्ड क्रेडिट नहीं है। डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स जीएसटी वहां कलेक्ट होता है जहां कंजम्पशन होता है, न कि जहां प्रोडक्शन होता है। स्टेट्स के बीच फेयर रेवेन्यू डिस्ट्रीब्यूशन, इससे स्टेट के बीच फेयर रेवेन्यू डिस्ट्रीब्यूशन होता है। इंटर स्टेट सेल्स अवॉइड करने की कोई इंसेंटिव नहीं होती है। सोचने की बात, क्या आपके लिए ये मतलब कि जीएसटी आपके लिए क्यों इम्पोर्टेंट है? आप सोच रहे होंगे मैं जीएसटी एग्जाम पास करने के लिए पढ़ रहा हूँ, मुझे राज्य की बिस्किट फैक्ट्री की क्यों परवाह करनी चाहिए? यहाँ वजह है। एक भावी प्रोफेशनल के रूप में, चाहे आप चार्टर्ड अकाउंटेंट बने, टैक्स कंसल्टेंट बने, बिजनेस ओनर बने, फाइनेंस मैनेजर बने, जीएसटी प्रैक्टिशनर बने, आप बिजनेसेस को जीएसटी में नेविगेट करने में मदद करेंगे। क्यों जीएसटी एग्जिस्ट करता है ये समझना आपको कैसे काम करता है अप्रिशिएट करने में मदद करता है। एक नागरिक के रूप में हर बार जब आप कुछ खरीदते हैं, कॉफी, मोबाइल फोन, मूवी टिकट, जीएसटी वहाँ है। इनवॉइस पर सीजीएसटी, एसजीएसटी या आईजीएसटी दिखता है। जब आप जानते हैं ये सिर्फ गवर्नमेंट टैक्स नहीं है, ये एक सिस्टम है जो कास्केडिंग एलिमिनेटिंग करने के लिए डिजाइन किया गया है। आईटीसी चेन इंश्योर करती है कि बिजनेस टैक्स पर टैक्स न दें। बिजनेसेस, एक इकोनॉमी स्टूडेंट के रूप में जीएसटी इंडिया के सबसे बोल्ड इकोनॉमिक रिफॉर्म्स में से एक है। इसने टैक्स बेस बढ़ाया, कंप्लायंस इंप्रूव किया टेक्नोलॉजी के थ्रू, एक यूनिफाइड नेशनल मार्केट बनाया, लॉजिस्टिक्स कॉस्ट्स कम किए, जीडीपी ग्रोथ जीडीपी ग्रोथ को बूस्ट किया। अंतिम विचार, आइए
आगे की यात्रा। हमने राज्य की बिस्किट से शुरुआत की और देखा कि कैसे पुराने टैक्स सिस्टम ने कास्केडिंग टैक्सेस, कंप्लायंस के दुस्वप्न और इंटर स्टेट बाधाएं पैदा की। फिर हमने ग्लिम्स से लिया कि कैसे जीएसटी ने इन समस्याओं को सॉल्व करने का वादा किया, एक यूनिफाइड टैक्स बनाकर, सिमलेस आईटीसी की व्यवस्था करके, टेक्नोलॉजी ड्रिवन कंप्लायंस से। पर सवाल रह जाता है कि जीएसटी एग्जैक्टली कैसे काम करता है। सीजीएसटी, एसजीएसटी और आईजीएसटी क्या है, जीएसटी कैसे कैलकुलेट करें, रजिस्ट्रेशन, इनवॉइसिंग, रिटर्न्स क्या है, टैक्स कब देना है, इन सब के जवाब आने वाले चैप्टर्स में है, अध्याय में है। अभी के लिए याद रखिए, जीएसटी सिर्फ एक टैक्स नहीं है, यह उच्च का ओस केओस, जो उच्चारण हो इसका, उस केओस का सॉल्यूशन है जो पहले था कास्केडिंग इफेक्ट के रूप में। चैप्टर 1 के मुख्य बिंदु यानी की टेक अवेज। जीएसटी से पहले का युग, कई टैक्सेस, कास्केडिंग इफेक्ट, ब्लॉक क्रेडिट्स, कंप्लायंस का बोझ। कास्केडिंग इफेक्ट, टैक्स पर टैक्स प्राइसेस बढ़ाता और कंज्यूमर्स को नुकसान पहुंचाता है। जीएसटी 17 प्लस सेंट्रल और स्टेट्स टैक्सेस को रिप्लेस करने वाला एक यूनिफाइड टैक्स है। आईटीसी गेम चेंजर, जो टैक्स पर टैक्स एलिमिनेट करता है। इसकी शुरुआत 1 जुलाई 2017 को 101वें संवैधानिक संशोधन के थ्रू हुआ। इसका विजन है एक राष्ट्र, एक कर, एक बाजार। सोचने के लिए, चैप्टर 2 में जाने से पहले सोचिए कि क्या आप अपने आसपास की 3 ऐसी बिजनेसेस आइडेंटिफाई कर सकते हैं जिन्हें जीएसटी से फायदा हुआ होगा। किसी दुकान से मिली बिल या इनवॉइस देखिए, क्या आप सीजीएसटी, एसजीएसटी या आईजीएसटी स्पॉट कर सकते हैं। जीएसटी से पहले के युग में आईटीसी सेंट्रल और स्टेट टैक्सेस के बीच क्यों पॉसिबल नहीं था। आपने अपने विचार लिखिए, अपने बैचमेट्स के साथ डिस्कस करिए। क्यों समझना है, कैसे सीखना, क्यों समझना है और कैसे, ये सीखना बहुत आसान बना देता है। अगले चैप्टर का प्रीव्यू। चैप्टर 2 में सर्विस टैक्स, द प्रीकर्सर स्टोरी, कैसे सर्विस टैक्स 1994 में 3 सर्विसेज से लेकर 119 प्लस सर्विसेज तक इवॉल्व हुआ और क्यों उसे भी जीएसटी में मर्ज होना पड़ा, यही देखेंगे चैप्टर 2 में। तो जीएसटी सेक्शंस याद करने के बारे में नहीं है, ये भारत के टैक्स इवोल्यूशन की कहानी समझने के बारे में है। और हर अच्छी कहानी की शुरुआत ये समझने से होती है कि यात्रा क्यों शुरू हुई। तो इसी के साथ धन्यवाद वीडियो देखने के लिए। आप सभी से विनम्र निवेदन है कि इस वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस चैनल से जुड़ पाए और लुत्फ़ उठा पाए। थैंक यू। गुड नाइट।